चाइना की मदद से पाकिस्तान बना रहा है एक नए प्रकार की आर्मी, एक ऐसी आर्मी जिसे केवल युद्ध के लिए तैयार किया जाता है और ये आर्मी अभी तक केवल वर्ल्ड के 8 देशों के पास में मौजूद है। अगर ये आर्मी को बनाने में पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो वर्ल्ड का 9वां देश बन जाएगा। और पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। शरीफ ने भारत के खिलाफ रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान किया है। इसके पास पाकिस्तान के सभी रॉकेट और मिसाइल्स का नियंत्रण होगा और युद्ध की परिस्थिति में किस मिसाइल और किस रॉकेट से हमला करना है यही फोर्स तय करेगी। और मैं सोच रहा हूं अगर मैं पीछे से चाइना ने मुद्दा दिया तो हम भी तो बजाएंगे फिर। बस चाइना तो हाइट पे भी है, सीधा मुंह में मुतेगा हमारे में। ट्रंप ने भारत से पंगा लेकर मुश्किलें मोल ले ली हैं। भारत ने अब ट्रंप से दो हाथ करने का फैसला कर लिया है। इसलिए मोदी सरकार ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। देश का गोदी मीडिया जहरीला है और इसका मकसद सिर्फ समाज को बांटना है और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करना है। ने भारत के खिलाफ रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान किया है। इसके पास पाकिस्तान के सभी रॉकेट और मिसाइल्स का नियंत्रण होगा और युद्ध की परिस्थिति में किस मिसाइल और किस रॉकेट से हमला करना है यही फोर्स तय करेगी। इसके बाद आपको ये बताएंगे कि भारत के टुकड़े करने के बाद भी जिस मकसद से ये बंटवारा किया गया ना, वो मकसद पूरा क्यों नहीं हो पाया। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ जब कुछ मुसलमानों ने मजहब के आधार पर अपने लिए अलग देश मांग लिया और पाकिस्तान एक इस्लामिक देश बन गया। लेकिन जिस आधार पर विभाजन हुआ उस आधार पर ना तो सभी मुसलमान पाकिस्तान गए और ना ही सभी हिंदू भारत लौट आए। इधर के मुसलमानों को तो भारत में सम्मान अधिकार मिला, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर बंटवारे के वक्त पश्चिमी पाकिस्तान जो आप देख रहे हैं इधर, और ये है पूर्वी पाकिस्तान, ये हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तब बांग्लादेश नहीं बना था। अब हम आपको नंबर्स के जरिए बताते हैं। बंटवारे के वक्त पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से कुल 83 लाख लोग भारत में आए थे। 83 लाख लोग जो हम आपको बता रहे हैं एंट्री, ये 83 लाख पूर्वी पाकिस्तान से और पश्चिमी पाकिस्तान से मिलाकर, जबकि भारत से कुल 96 लाख लोग पाकिस्तान में गए थे। 96 गए थे, इधर भी और इधर भी। ये विभाजन का मकसद क्या पूरा हुआ 1947 में, यही हम पूछ रहे हैं। तो 96 लाख गए पाकिस्तान में और 83 लाख आए भारत में। उस वक्त भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 4 करोड़ थी, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 96 लाख मुसलमान ही पाकिस्तान गए। बाकी मुसलमानों ने भारत को ही अपना देश माना, वो रुक गए। इनमें कई मुस्लिम परिवार तो ऐसे थे जिनकी जो जड़ें हैं वो पेशावर, लाहौर, कराची में थी, लेकिन उन्होंने बंटवारे के वक्त वहां ना जाकर यहीं रहने का फैसला किया। इनमें मशहूर अभिनेता शाहरुख खान और दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान का परिवार भी शामिल था, जिसकी अक्सर वो चर्चा करते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जड़ें पाकिस्तान में थी, लेकिन ये तमाम परिवार ऐसे थे जिन्होंने ये तय किया कि वो भारत में ही रहेंगे। अब अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आज के बांग्लादेश और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से 29 लाख हिंदू भारत में आए। कितने हिंदू भारत में आए? 29 लाख पूर्वी पाकिस्तान से, देखिए यहां पर भारत में आए। लेकिन भारत से सिर्फ 7 लाख मुसलमान ही गए, ये देखिए यहां पर। तो 29 लाख पूर्वी पाकिस्तान से 29 लाख भारत में आए और भारत से गए 7 लाख मुसलमान यहां पर। इसी तरह मौजूदा जो पाकिस्तान है उससे 54 लाख, कुल 54 लाख हिंदू जो है यहां गए नीचे, और यहां से 65 लाख मुसलमान गए भारत से पाकिस्तान में, जो तब पश्चिमी पाकिस्तान था। हिंदू, सिख और बाकी लोग भारत में आए, जबकि भारत में अगर आप देखें तो 65 लाख मुसलमान ही आज के पाकिस्तान में गए। इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये बंटवारा तो हिंदू और मुसलमानों के नाम पर हुआ था, लेकिन सच ये है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान आबादी के अनुपात में बहुत कम थे और पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश से भारत आने वाले हिंदू ज्यादा थे। इसके अलावा जो मुसलमान भारत में रहे उन्हें अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी मिली।
भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यहां तक कि भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो वर्ल्ड का 9वां देश बन जाएगा। और ये आर्मी बनने के बाद में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो युद्ध की स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। और ये बात कही गई है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के द्वारा 14 अगस्त को अपने भाषण के दौरान। ये कहा गया है कि जैसे ही इस आर्मी को हम तैयार करेंगे उसके बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो हम भारत को एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि भारत की आने वाली पीढ़ियां भी इस बात को याद रखने वाली है। तो यह अतिशयोक्ति नहीं है, मैं बढ़ा चढ़ाकर यह बात पेश नहीं करता हूं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज तक न्यूज चैनल ने जो कार्यक्रम चलाया ना, वो निहायत ही शर्मनाक है। इस कार्यक्रम के पीछे उनकी बदमाशी को देखिए दोस्तों। आपके स्क्रीन पर कल शाम आज तक पर जो कार्यक्रम चला है उसके भाव देखिए, उसकी भाषा देखिए। आपके स्क्रीन पर 4 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए। भारत विभाजन का मकसद क्यों नहीं हुआ पूरा? सबसे बड़ी बात दोस्तों, बाकायदा आंकड़ों के जरिए यहां बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से सिर्फ 96 लाख गए और पाकिस्तान से 83 लाख सिख और हिंदू आए। देश इस वक्त 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा है। क्या आज तक के पास यही एक कार्यक्रम रह गया है? हालांकि इस कार्यक्रम के अंदर यह कहा जाता है कि भाई दिलीप कुमार हो, शाहरुख खान हो, मधुबाला हो, उन तमाम मुसलमानों के परिवार जो हैं वो भारत में ही रहे। अगर आप वहां तक चुप रहते तो बात समझ आती, मगर फिर कार्यक्रम का क्या मकसद था वो अंत में जाके पता चल जाता है, जब पापा की परी ये ताना मारती हैं कि इस देश के अंदर जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उन्हें बांग्लादेश देखना चाहिए। अंत में जाकर यह लाइन चैनल के मंसूबों को अच्छे से एक्सपोज करती हैं। और कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जो चैनल यह कहता है कि हम पत्रकारिता के गोल्डन स्टैंडर्ड का निर्वहन करते हैं या गोल्डन स्टैंडर्ड लागू करते हैं, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इस कदर जहरीला कार्यक्रम चलाया जा रहा होता है। और अंत में यह पंक्ति इन्हें पूरी तरह से एक्सपोज कर देती है। मामला दूध का दूध और पानी का पानी, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट में स्पष्ट हो जाता है। सुनिए इनकी असली मंशा। ये तस्वीरें बांग्लादेश की है जहां आज भी हिंदुओं को मारा जाता है और उनके घरों में तोड़फोड़ होती है, लेकिन फिर भी एक खास वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता ये कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश में हमें बांटने काटने के मुद्दे कम हैं? हम उस देश में रह रहे हैं जहां स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं। यह कहते हैं कि आपकी 2 भैंसों में से एक भैंस ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दी जाएगी। खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध इसलिए किया क्योंकि वो मुसलमानों को खुश करना चाहती थी। यानी कि देश के गृह मंत्री खुलकर एक मंच पर खड़े होकर देश के मुसलमानों को देशद्रोही बता रही हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, हम उस देश में रह रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह कहते हैं कि चुनाव 80% बनाम 20% है। हम उस देश में रहते हैं जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा झारखंड जाते हैं और एक चुनावी सभा में कहते हैं कि अगर हम हार गए तो झारखंड पर इरफान, अजान, इमरान वो हावी हो जाएंगे। और फिर भी यह मोहतरमा कह रही हैं कि देश में मुसलमानों के साथ अत्याचार नहीं होता। रोज मॉब लिंचिंग की जो तस्वीरें सामने उभर कर आती हैं, क्या वो आप भूल गई? और उससे भी बड़ी बात, अगर आप इस हकीकत को नजरअंदाज करना चाहती हैं आप कर सकती हैं, मगर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इस तरह का जहरीला कार्यक्रम चलाना। सबसे बड़ी बात, इन 2 चेहरों पर गौर कीजिए। विनायक दामोदर सावरकर और पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों 2 नेशन थ्योरी में विश्वास करते थे। विभाजन को वो हिंदू और मुस्लिम की निगाह से देखते थे। पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र और भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखना चाहते थे। मगर अगर भारत के मुसलमानों और उस वक्त के तमाम भारतीयों ने इसे नाकाम कर दिया तो पापा की परी को तकलीफ क्यों हो रही है? और जैसे मैंने बताया दोस्तों, इनका मकसद सिर्फ एक ही है। इनका मकसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करना। अब मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पापा की परी, इसी पापा की परी को बुरी तरह एक्सपोज कर रहे हैं। और पापा की परी ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अमेरिका जाकर कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, दरअसल वो जिक्र डोनाल्ड ट्रंप का कर रहे थे। आप सब जानते हैं दोस्तों, अब की बार ट्रंप सरकार दरअसल भारत के ही एक नारे से उठाया गया है, अब की बार मोदी सरकार।
और यह नारा हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिकी जमीन में दिया था, वो भी डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में। फिर भी पापा की परी ये कह रही है कि नहीं नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए वोट नहीं मांग रहे थे, वो तो डोनाल्ड ट्रंप का हवाला दे रहे थे। सबसे बड़ी बात, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कभी यह नारा दिया है कि अब की बार ट्रंप सरकार? बताइए। उस डिबेट का यह अंश देखिए दोस्तों, इससे पता चलता है कि देश जाए भाड़ में, हमें सेवा सिर्फ प्रधानमंत्री की करनी है। सुना जाए। भारत इकलौता नहीं, ऐसे तमाम मुल्क जिस पर अमेरिका इस वक्त भारी टैरिफ लगा रहा है। अब तो पूरे समय ऐसे बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, उनके ऊपर टैरिफ लगा, तो पौने 10 जूता मारा है, उनको तो 12 जूता मारा है, हमको तो सिर्फ 11 जूता मारा है दिया। भैया हमें दुनिया भर से क्या मतलब है, हमें भारत से मतलब है। भारत के प्रधानमंत्री नारा लगाएंगे अब की बार ट्रंप सरकार। उन्होंने कहा था एज कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप जो ये अब की बार ट्रंप सरकार के। अंजना ओम कश्यप जी जैसी मशहूर पत्रकार, वो भी शायद इतनी नादान बनने की कोशिश कर रही हैं। किस समय कोई नहीं बन रहा है। एक सेकंड, चूंकि आपने मुझ पर पर्सनल टिप्पणी। देश के लोग क्या ये बेवकूफ है? उनको समझ में नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कार्यक्रम में गए थे वहां पे। हम लोग राजनीति में बच्चे हैं, हमें समझ नहीं है। और इत्तेफाकन ये वही पापा की परी थी, याद कीजिएगा, जो एक और पापा के परे के साथ खड़े होकर कह रही थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री साथ होते हैं तो बिजली कड़कती है। याद है कि भूल गए आप? फिर से सुनिए। जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। क्योंकि देखिए, पीएम भी मुखर होकर दोस्ती का बखान करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मेरे दोस्त डोनाल्ड, उन्होंने कहा। वहीं दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्त कहते हैं, एक मैग्निफिसेंट फ्रेंड उन्होंने कई बार कहा है। यही हालात इन सभी की है दोस्तों। कल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर कोर्ट ने अपनी तरफ से सख्त आदेश जारी किए कि 65 लाख वोटर्स जिन्हें हटा दिया गया है, उसको लेकर पारदर्शिता से सारी जानकारी आपको वेबसाइट में डालनी पड़ेगी। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि जब पहले दिन की बहस चल रही थी, तब पूरा गोदी मीडिया यह चला रहा था कि विपक्ष हार गया, भाजपा जीत गई, चुनाव आयोग जीत गया। इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। और कल अदालत के इस आदेश के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। उल्टा विपक्ष को यह नसीहत दी जाती है कि आप क्यों सड़क पर उतर रहे हैं। विपक्ष का काम है सत्ता से सवाल करना, मगर सुनिए, पापा की परी कह रही कि आप सड़क पर क्यों उतर रहे हैं। इनको इस बात की मिर्ची है। सुना जाए। ये टिप्पणी की गई है। बीते 2 दिनों की टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है। यह भी कहा गया है कि वोटर को हटाना और जोड़ना आयोग के दायरे में है। अब 17 अगस्त को आप जनता के बीच जाकर यह तय कीजिए चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, उससे क्या हो जाएगा। चुनाव तो अपनी नियत प्रक्रिया से जारी रहेगा ना। कंचना यादव जी, ताकत दिखाकर सड़क पर क्या बताना चाहती है आज? और कुछ देर पहले मैंने ट्रंप का जिक्र किया था। जैसे मैंने बताया दोस्तों, पहले ट्रंप और प्रधानमंत्री साथ साथ खड़े होते थे तो बिजली कड़कती थी, और अब क्या कहते हैं कि ट्रंप को सुनता कौन है। अरे भाई, अगर ट्रंप को कोई नहीं सुनता तो तुम मजबूत तरीके से अपनी बात तो रखते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताया। हमारे भारतीयों की बेइज्जती करके हमें बेड़ियों में जकड़कर एक प्लेन में भेजा, और मेक्सिको, ब्राजील और कोलंबिया को यह बात मंजूर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, हम खुद अपना प्लेन भेजेंगे, मगर भारत ने ऐसा नहीं किया। और अब ये क्या कह रहे हैं कि ट्रंप को सुनता कौन है। सुनिए एक और पापा की परी को उन्होंने धमकाने की कोशिश की। डर है क्या टिम कुक? टिम कुक ने क्या कहा, उनके एप्पल ने क्या कहा कि देश में जो जहां पर हमने जैसी व्यवस्था रखी है वैसी की वैसी रहेगी। तो ट्रंप को कोई ना सुन रहा, आपको सुन रहे हैं हम यहाँ पर कि ट्रंप को दुनिया सुन रही। कौन सुन रहा है? पढ़ने वाली। पहले आपको बताते हैं कि आखिर रूस से क्या प्लान है। अमेरिका की मुश्किल अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ट्रंप ने भारत से पंगा लेकर मुश्किलें मोल ले ली हैं। भारत ने अब ट्रंप से 2-2 हाथ करने का फैसला कर लिया है। इसलिए मोदी सरकार ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। कुछ दिन पहले एनएसए अजीत डोवाल रूस से वापस लौटे और डोवाल ने मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन इसी साल भारत आने वाले हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को जा रहे हैं। अब जयशंकर अगले हफ्ते मॉस्को का दौरा करेंगे। खबर तो यह है कि वो पुतिन से मुलाकात भी करेंगे और पीएम मोदी का सीधा संदेश उन तक पहुंचाएंगे। 3 हफ्ते में भारत के 2 दिग्गज रूस पहुंचे। अब बात करेंगे चीन की, क्योंकि भारत और चीन के बीच भी खिचड़ी पक रही है जो ट्रंप की मुश्किल बढ़ा देगी। चीन के विदेश पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है।
पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। पीएम मोदी का खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान, राहुल इंडी से लेकर ट्रंप मुनीर तक सबका हिसाब होगा क्या? ट्रंप के टैरिफ बम के आगे मोदी बन गए दीवार, लाल किले से अमेरिका के इलाज का कौन सा तरीका बताया? आज पीएम मोदी जबरदस्त फॉर्म में दिखे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार लाल किले से दिए भाषण में पीएम मोदी ने खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान कर दिया है। बॉस, पीएम मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ, ट्रंप की टैरिफ नीतियों के खिलाफ, देश विरोधी ताकतों के खिलाफ, विदेशी सामान के खिलाफ, इंपोर्ट में निर्भरता के खिलाफ भारत के जंग का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ ब्लैकमेलिंग का तगड़ा जवाब दिया। कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए मोदी दीवार बनकर खड़ा है। पीएम मोदी ने मुनीर की न्यूक्लियर वाली गीदड़ भभकी का भी जवाब दिया। कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग हम नहीं सहेंगे बॉस, हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पीएम मोदी ने देश विरोधी ताकतों के खिलाफ भी बड़ा ऐलान किया। जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया, पाकिस्तान की नई आर्मी चीफ रॉकेट देखकर भारतीय मीडिया की चीखें निकल गईं। अहमद शाह के हाथ से झंडा भी जमीन पर गिर गया। पाकिस्तान और चीन मिलकर हमें नहीं छोड़ेंगे। भारतीय मीडिया पर क़यामत ढह गई। आज के लिए इतने। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।